जनसंख्या एवं संसाधन के मध्य अंतर संबंध को समझने के लिए आज अपन जो विशेष करके जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मानव संसाधन के अंतर्गत जनसंख्या, संसाधन एवं प्रावैधिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब जनसंख्या और संसाधनों के मध्य जो एक प्रावैधिकी जिसको बोलते हैं, एक टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, उनके मध्य जो संबंध है वो किस प्रकार से जो अंतर संबंधित है। कहने का मतलब एक विद्वान है चेम्बर एक जो जनसंख्या विशेषज्ञ या संसाधन एवं जनसंख्या के मध्य जो अंतर संबंध है उनको डिफाइन करने के लिए चेम्बर के शब्दकोश के अनुसार यदि देखें तो टेक्नोलॉजी उन सभी व्यवहारिक अर्थात है प्रावैधिकी उन सभी व्यवहारिक विज्ञानों जिसको बोलते हैं अपने अप्लाइड साइंस, व्यवहारिक विज्ञानों, अप्लाइड साइंस अर्थात कला कौशल जिसको बोलते हैं अपने स्किल्स, कला कौशल और जिसके गुण विशेषों, जिसके गुण विशेषों के उपयोग पद्धति को ही अपने प्रावैधिकी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रावैधिकी उन सभी व्यवहारिक विज्ञानों, कला कौशल और गुण विशेषण की उपयोग पद्धति को कहते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या और संसाधन के जो प्रावैधिकी का किस प्रकार से अपने संबंध है, इस प्रावैधिकी जो टेक्नोलॉजी है उसका जनसंख्या में कैसे इस्तेमाल होता है, मानव संसाधन में कैसे इस्तेमाल होता है। यानी कहने का मतलब है कि विश्व में जो एक जो मानव संसाधन जो अपने आप में एक जैविक संसाधन है, उत्पादन करता है, उपभोग करता है, वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करता है, स्वयं उपभोग करता है, निर्माता भी है और उसका उपयोग करता भी है। तो इस प्रकार से जो इस जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिसका उन कला कौशल और गुण विशेषों का जो उपयोग की पद्धति है और जिनका प्रयोग व्यावहारिक व उपयोगात्मक, व्यवहारिक व उपयोगात्मक और औद्योगिक महत्व है। कहने का मतलब है कि मानव की कार्य कुशलता का विस्तार एक असीम है, मानव की कार्य कुशलता का जो विस्तार है वो असीम है। और भिन्न भिन्न विद्वानों ने, जैसे पीच नाम का विद्वान है, कॉन्स्टेंटिन नाम का विद्वान है, उन्होंने मानवीय कुशलता और कलाओं को कुछ उपभागों में भी जो जिसके उप विभाग हैं उनको भी सम्मिलित करके इस प्रकार से बताया, जैसे मानवीय क्षमता की निस्तारित करने और मानवीय कार्य कुशलता की अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं अपने कुशलता की, मानवीय कुशलता की अभिवृद्धि, और इस प्रकार जो मानवीय ऊर्जा की आर्थिकता है उनको बढ़ाने संबंधी जो कलाएं हैं उनको, जैसे स्वास्थ्य, आयु, स्वास्थ्य जो जिसको अपने स्वस्थ मानव का होता है, आयु होती है, एज होती है, उम्र होती है, आयु, उनको बढ़ा करके विशेष करके मानव की जो सामान्य क्षमता का अभिवृद्धि करने की जो कलाएं हैं वो भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य एवं आयु को बढ़ा करके मानव की जो सामान्य क्षमता है उसमें अभिवृद्धि करने की जो कलाएं हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति की कार्यात्मकता संबंधी जो कलाएं हैं उनमें अभिवृद्धि करना। इसी के साथ में मानवीय उपयोग के लिए प्रकृति को अधिक एक सुचारू बनाने से संबंधित कुछ कलाएं हैं, जैसे उपयोगी पदार्थ व ऊर्जा की आपूर्ति में वृद्धि के उपाय करना और पदार्थ व ऊर्जा को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसके रूप व गुण में
के उपाय करना। कहने का मतलब है कि पदार्थ व ऊर्जा को अधिक, जिसको बोलते हैं अपने जो मोबाइलिटी होती है, अधिक गतिशील जिसको बोलते हैं, अधिक गतिशील बनाने तथा उसकी वहनशीलता है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के उपाय किए। और इसलिए इन उपायों के लिए मानव सभ्यता और संस्कृति का इतिहास संसाधनों के उपयोग स्तर पर निर्भर रहा है। कहने का मतलब मानव सभ्यता और संस्कृति का इतिहास, मानव सभ्यता और संस्कृति का इतिहास वो संसाधनों के उपयोग स्तर पर निर्भर रहा है। संसाधनों का उपयोग स्वतः तकनीकों पर आधारित होता है। संसाधनों का जितना भी उपयोग है वो स्वतः ही टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। कहने का मतलब कि जितने भी संसाधनों का उपयोग है वो तकनीकों पर आधारित होता है। इसलिए मानव सभ्यता व संस्कृति में इतिहास को तकनीकी विकास स्तर पर विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब सभ्यता के प्रारंभिक चरण में, अब प्रारंभिक चरण किसको कहेंगे? जो लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व का जो समय था, जो सभ्यता का जो प्रारंभिक समय था, उसको प्रारंभिक समय को अपने लगभग उसको 1 लाख वर्ष पूर्व का समय था। वो समय कैसा था? मानव संग्रहण करता था, आखेट करता था और मत्स्य उत्पादन के द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त करता था। तब मानव पत्थर के औजारों व हथियारों पर आश्रित था। तब मानव पत्थर के औजार होते थे और जितने भी पत्थर के औजार और हथियार थे उन पर आश्रित था। यह मानव की जो वातावरण के साथ में एक संतुलन की अवस्था थी। कहने का मतलब कि आजीविका का जो साधन था वो पत्थर के हथियार और औजार ही थे और मानव की वातावरण के साथ में एक संतुलन की अवस्था थी, क्योंकि तब जनसंख्या सीमित थी। उस समय जनसंख्या सीमित थी। कहने का मतलब उस समय जनसंख्या बहुत ही कम सीमित थी। मानव पत्थर के हथियारों द्वारा शिकार करता था, पत्थर के औजारों से लकड़ी या बांस आदि जो काटता था, जो पशुओं की हड्डियों व सींगों से भी अपने हथियार बनाता था। कहने का मतलब उसकी सभी जो नितांत आवश्यकताएं थी वो जो प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे उसकी नितांत आवश्यकताएं प्राकृतिक संसाधनों जैसे धूप, वायु और जल, मिट्टी, पौधों व जानवरों से पूरी होती थी, प्राकृतिक संसाधनों से पूरी होती थी। ये सभी साधन जो है वो नवीकरणीय थे, नवीनीकरण थे। कहने का मतलब सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के साथ साथ मानव प्रगति की सीढ़ियों पर चढ़ता गया। कृषि का विकास होने पर मानव जीवन में जो एक स्थायित्व आया और जनसंख्या में वृद्धि होने लगी या जनसंख्या में वृद्धि हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, जो स्थायित्व बढ़ा। कृषि का विकास होने के साथ साथ में जीवन का जो स्थायित्व है बढ़ा और जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने हेतु मानव ने वनों को काट करके भूमि को साफ करना प्रारंभ कर दिया और जिससे वन क्षेत्रों में कमी आने लगी। कहने का मतलब है कि कृषि तथा पशुपालन अर्थव्यवस्था जो कई हजार वर्षों तक एक प्रचलित रही थी, कई हजार वर्षों तक प्रचलित रही थी। और इसी बीच जो मानव में एक खनन का भी विकास किया, औद्योगिक क्रांति होने पर खनिजों का दोहन तीव्रता से होता गया और 3 शताब्दियों तक लगातार जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो एक तय 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विस्फोटक वृद्धि की दर्ज की गई थी। विस्फोटक अचानक जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई।
कहने का मतलब मानव की जो आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और तकनीकी विकास ने जो संसाधनों पर इतना अधिक दबाव डाल दिया कि आज संसाधनों की जो एक अपर्याप्तता है, आज संसाधनों की जो पूर्ण रूप से एक अपर्याप्तता है, उस पर जो मानव की संसाधनों की जो अपर्याप्तता है, वो अपर्याप्तता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी अधिक जनसंख्या वृद्धि होने से, जनसंख्या विस्फोट होने से, और इससे पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा हो गया। पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा हो गया। इस प्रकार से जनसंख्या अपर्याप्तता की स्थिति स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तरों पर एक दृष्टिगोचर हो रही थी। इस स्थिति से निपटने के लिए, इस भयंकर स्थिति से निपटने के लिए मानव ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अर्थात तकनीकी विकास का सहारा लिया, और कहने का मतलब है कि इन टेक्नोलॉजी के सहारे तकनीकी विकास के फलस्वरूप नए संसाधनों का उपयोग किया जाने लगा। ऊर्जा के लिए लकड़ी, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा और सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि का उपयोग किया जाने लगा। और इसके साथ साथ इन सभी जो टेक्नोलॉजी प्राविधिकियों का जो विकास होने लगा था, और इनके साथ साथ जो भी विभिन्न जो उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग के लिए नई तकनीकों का भी सहारा लिया जाने लगा, सहारा लिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखें तो खनिज तेल के अतिरिक्त, यानी कि खनिज तेल के जो अधिकाधिक निष्करण के लिए प्राथमिक विधियों के बाद, जो प्राथमिक विधि है उनके बाद में द्वितीय तथा तृतीय विधियों का जो आविष्कार किया गया। जैसे पेट्रोलियम के जो स्थानीय स्रोत थे वो समाप्त होने लगे, यानी समाप्त हो जाने पर बाह्य क्षेत्रों या विदेशों से आयात, बाह्य क्षेत्रों का स्रोत का मतलब विदेशों से आयात द्वारा उन संसाधनों की आपूर्ति होने लगती है। कुछ देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए जैसे अगले संसाधनों के कुछ देश हैं जिसमें यूएसए आता है। यूएसए में जो तेल की प्राप्ति होती है, इस जो यूएसए है वो अपने संसाधनों के संरक्षण के लिए उनका आंशिक दोहन ही करने लगे हैं, आंशिक दोहन करते हैं क्योंकि वो रिजर्व रखते हैं तथा आयातों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, यानी दूसरे देशों से अपनी बहुत ही आंशिक रूप से उसका उपयोग करते हैं यूएसए जैसे देश। और इस प्रकार से जो एक टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ था, जनसंख्या की जो जनसंख्या की वृद्धि हुई और जो आवश्यकताओं की संसाधनों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो तकनीकी का विकास हुआ। इस तरह जनसंख्या संसाधन एवं प्राविधिकी, जनसंख्या संसाधन एवं प्राविधिकी के संबंधित कुछ जैसे थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब जनसंख्या संसाधन एवं प्राविधिकी के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे जनसंख्या संसाधन एवं प्राविधिकी के अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, 3 प्रमुख सिद्धांतों का सहारा लिया गया है। 3 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, यानी कि ये जनसंख्या संसाधन एवं प्राविधिकी के सिद्धांत हैं। उनको कहने का मतलब है कि इनमें 3 प्रकार के अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए जनसंख्या संसाधन तथा प्राविधिकी के अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है ना, और मार्क्स का सिद्धांत है दूसरा, जिसको अभिष्ट जनसंख्या का सिद्धांत कहा जाता है, और तीसरा है संश्लिष्ट अंतर संबंध मॉडल। तो इस प्रकार से मानव स्वयं क्या है,
मानव स्वयं संसाधन है, मानव स्वयं संसाधन भी है और संसाधन का कारक भी। मानव स्वयं है वो संसाधन भी है और संसाधन का कारक भी। वह प्राविधिकी का प्रयोग करके यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्राकृतिक पदार्थों को संसाधन के रूप में विकसित करता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके और उसको प्राकृतिक पदार्थों को संसाधन के रूप में विकसित करता है। संसाधन निर्माण में प्राविधिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी संसाधन के निर्माण में जो है उसमें टेक्नोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो टेक्नोलॉजी की रहती है निर्माण के समय। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों के वितरण आदि के पश्चात में प्राविधिकी एवं अन्य संसाधनों के अंतर संबंध का जो विश्लेषण करना अति आवश्यक हो जाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या एवं संसाधनों का अंतर संबंध, वहां खाद्य सामग्री के उत्पादन की मात्रा एवं आपूर्ति, यानी किसी क्षेत्र में जनसंख्या एवं संसाधन का अंतर संबंध है, वहां खाद्य सामग्री के उत्पादन की मात्रा एवं आपूर्ति तथा लोगों के जीवन स्तर में परिलक्षित होता है। यानी लोगों का जीवन स्तर कैसा है और वहां की खाद्य सामग्री है। कहने का मतलब है कि जो वहां की खाद्य सामग्री के उत्पादन की मात्रा कितनी है और वहां की आपूर्ति तथा लोगों के जीवन स्तर में कितना बदलाव है, वो सबसे ज्यादा परिलक्षित होता है। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या विस्फोट, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट तथा उसकी तुलना में खाद्य एवं अन्य जो सामग्रियों की उपलब्धता का वितरण असमान होने से विश्व के अनेक भागों में खाद्य समस्याएं एवं अन्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। खाद्य समस्याएं और उसके साथ साथ में जुड़ी हुई और भी समस्याएं हैं वो पैदा हो गई हैं। इसलिए जनसंख्या एवं संसाधनों के अंतर संबंधों का विवेचन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। किंतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या एवं संसाधनों के अंतर संबंधों को जानना सरल कार्य नहीं है। कहने का मतलब है कि नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या एवं संसाधनों के अंतर संबंधों को जानना इतना सरल कार्य नहीं है। सामान्यतः यदि किसी देश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, यानी किसी देश में उपलब्ध संसाधनों जो संसाधन है उसके आधार पर अधिकतम उपयोग करने पर भी जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा न हो तथा जनसंख्या वृद्धि के साथ उत्तरोत्तर जो प्रति व्यक्ति का उत्पादन है और उपभोग है वो कम होता हो, यानी हो जाए, तो वहां जनसंख्या जो अतिरेक जनसंख्या बोलते हैं अपने ओवर पॉपुलेशन, जिसको उसकी स्थिति पैदा हो जाती है। अतिरेक यानी कि वहां पर अतिरेक जनसंख्या अतिरेक की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि किसी देश में उपलब्ध संसाधन के आधार पर अधिकतम उपयोग करने पर भी, यानी वैसे तो साधारण यदि देखा जाए तो अधिकतम संसाधनों का उपयोग होता है तो इसका मतलब वो देश विकास कर रहा है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी क्षेत्र में या किसी देश में उपलब्ध संसाधन हैं और उनके आधार पर अधिकतम उपयोग करने पर भी जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा न हो तथा जनसंख्या वृद्धि के साथ उत्तरोत्तर प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा उपभोग कम होता जाए तो वहां जनसंख्या अतिरेक की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि ओवर पॉपुलेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। यद्यपि इसमें भी नए नए संसाधनों की खोज
तथा ज्ञात संसाधनों को उपभोग क्षमता की वृद्धि संभावना बनी रहती है। अतः ऐसी स्थिति जो एक चिरगामी जिसको बोलते हैं, जो चिरस्थायी नहीं मानी जा सकती। इसके विपरीत यदि जनसंख्या की वृद्धि होने पर भी किसी देश में जो तत्कालीन संसाधन का अधिक उपयोग तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं उपभोग की मात्रा अधिक होती है, तो वहां पर कम जनसंख्या यानी कि अंडर पॉपुलेशन की स्थिति होती है। अब इन्हीं को यदि ऊपर वाली कंडीशन जो अपन ने पढ़ी थी वो थोड़ी सी भिन्न थी, और यदि इनको डिफाइन करें, यदि जनसंख्या की वृद्धि होने पर भी किसी देश में तत्कालीन संसाधनों का अधिक उपयोग तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं उपभोग की मात्रा अधिक होती है, तो वहां कम जनसंख्या की स्थिति पैदा होती है। इन दोनों स्थितियों के मध्य एक अभीष्ट जनसंख्या जिसको बोलते हैं अपने अभीष्ट, इन दोनों के मध्य एक अभीष्ट जनसंख्या मतलब है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्थिति जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम, अभीष्ट यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या, अभीष्ट जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्थिति तब होती है जब किसी देश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग होता हो तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। ऐसी स्थिति में उनको आदर्श स्थिति का होना, यानी कि इस स्थिति को आदर्श स्थिति होना तथा इसे निर्धारित करना, कहने का मतलब इसे निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि किसी देश के संपूर्ण संसाधन आधार का कोई प्रमाणिक मापदंड नहीं है। संपूर्ण संसाधन के जो उसका उपयोग है उसका कोई आधार क्या, कोई मापदंड नहीं है। यह भी जानना असाध्य है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग ही हो रहा है या नहीं, ये भी जानना एक कठिन कार्य है। तो इस प्रकार से जनसंख्या, संसाधन एवं प्राविधिकी के सिद्धांतों में जो जनसंख्या, संसाधन एवं प्राविधिकी के अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए जो 3 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, उसमें नंबर 1 पर आता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, यानी कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ये 1 नंबर पर आता है। यानी जनसंख्या, संसाधन एवं प्राविधिकी के अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए नंबर 1 पर आता है जनसंख्या का, जिसमें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। जनसंख्या और संसाधन के अंतर संबंध का जो वैज्ञानिक विवेचन है वो सर्वप्रथम माल्थस महोदय ने एक अपने निबंध में, एक अपना लेख था उनका, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के नाम से प्रसिद्ध था। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन यानी कि 1970 के दशक में, या अपने समझें कि 1789 उसका प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एक लेख छपा था, जिसको बोलते हैं अपने निबंध में पॉपुलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में किया गया था इसका जो विवरण है। जैसे माल्थस महोदय ने क्या बताया कि सबसे पहले माल्थस का सिद्धांत में जनसंख्या एवं संसाधनों का जो अंतर संबंध है उसका वैज्ञानिक विवेचन सबसे पहले वो 1789 में अपने निबंध है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में किया गया था। माल्थस ने जो संसाधन के स्थान पर एक जीविकोपार्जन के साधनों का प्रयोग किया। माल्थस ने सबसे पहले संसाधन के स्थान पर जीविकोपार्जन यानी कि जीविकोपार्जन के एक शब्द का इस्तेमाल करके इन्होंने डिफाइन किया था। यानी उन्होंने माल्थस ने संसाधन के स्थान पर जीविकोपार्जन के साधनों का प्रयोग किया और उनके अनुसार किसी क्षेत्र में जनसंख्या की
यानी माल्थस के अनुसार किसी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय ढंग में होती है। कहने का मतलब है कि ज्यामितीय, यानी ज्यामितीय का मतलब ये होता है कि जैसे ज्यामितीय का मतलब कि ज्योमेट्रिकल जिसको बोलते हैं ज्यामितीय विधि से होती है, जबकि जीविकोपार्जन का उत्पादन के जो साधन है वो अंकगणित विधि से बढ़ते हैं। अब ज्यामितीय विधि क्या है? जैसे ज्यामितीय विधि ये तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तो जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो तो ज्यामितीय विधि से होती है, और इन्होंने क्या है कि जीविकोपार्जन का जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के जो साधन है उनका जो है वो अंकगणित है ना, वो अंकगणित यानी ज्यामितीय विधि। जैसे जनसंख्या तो इन्होंने कहा था कि ज्यामितीय विधि का मतलब 2, 4, 8, 16, 32 है ना, ये तो जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है। और उत्पादन का जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अंकगणित हो गया। यानी का मतलब है कि जो इन्होंने क्या है कि संसाधन के स्थान पर जीविकोपार्जन के साधन शब्द का इस्तेमाल किया है। संसाधन है, रिसोर्स है, इनका जो इस्तेमाल है वो इन्होंने क्या किया है कि जीविकोपार्जन का जो एक साधन है वो नाम लिया है। तो कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या, माल्थस का मूल सिद्धांत क्या कहता है? माल्थस का मूल सिद्धांत ये कहता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तो ज्यामितीय ढंग से होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधनों की जो वृद्धि अर्थात है संसाधनों की जो वृद्धि है वो अंकगणितीय विधि से होती है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की वृद्धि इतनी अधिक हो जाएगी कि संसाधनों में वृद्धि के बावजूद भी, संसाधनों के वृद्धि के बावजूद भी जनसंख्या के भाग वो इतनी बढ़ जाएगी कि उस पॉपुलेशन को, उस जनसंख्या का जो भरण पोषण है, उस जनसंख्या का जो भरण पोषण है उसके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, और तब क्या आएगी? भूखमरी का प्रकोप हो जाएगा। ये माल्थस का मुख्य सिद्धांत है, मूल शब्द है। कहने का मतलब माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में ज्यामितीय विधि से तो इन्होंने कहा कि जनसंख्या की ग्रोथ हो रही है, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, और 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया, 32 से 64 हो गया ऐसे। और जबकि उत्पादन के जो साधन, जीविकोपार्जन के साधन बताए इन्होंने, संसाधन बताए जो उनका जो है अंकगणितीय 1, 2, 3, 4, तो इतनी ग्रोथ हो जाएगी जनसंख्या में कि एक दिन भूखमरी का प्रकोप हो जाएगा। यानी 25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी हो जाती है इस हिसाब से, अगर माल्थस के हिसाब से। तो जिससे 2 शताब्दी में जनसंख्या तथा खाद्य आपूर्ति का जो अनुपात है वो अनुपात क्या होगा? जैसे जनसंख्या तथा खाद्य आपूर्ति का जो अनुपात है वो देखो 40-96 अनुपात 13 ये इन्होंने कहा है। कहने का मतलब है कि इन्होंने ये कहा है कि जनसंख्या तथा खाद्य आपूर्ति का अनुपात है। अब 4096 तो जनसंख्या होगी और 13 हो गया उत्पादन, तो ये अनुपात होगा, तो उत्पादन तो बहुत पिछड़ गया और जनसंख्या कहां चली गई? ये माल्थस कहता है। मूल शब्द इसके माल्थस की है कि इस हिसाब से देखी जाए तो 2 शताब्दी में जनसंख्या तथा खाद्य आपूर्ति का जो प्रमुख है अनुपात है वो ये अनुपात होगा। पॉपुलेशन इस हिसाब से और खाद्य आपूर्ति मात्र इस हिसाब से रहेगी 2 शताब्दी में। इस प्रकार जनसंख्या तथा उत्पादन का अनुपात बढ़ता ही जाएगा। अंततः जनसंख्या भूखमरी, बीमारी, युद्ध, दुर्भिक्ष जिसको बोलते हैं आदि का शिकार हो जाएगी और अधिक मृत्यु के कारण जनसंख्या घट जाएगी और मृत्यु जनसंख्या कम करने का एक जो धनात्मक उपाय, वो जो पॉजिटिव जो चेक है वो यही है।
माल्थस के इस सिद्धांत की जो कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। जैसे आलोचकों के अनुसार माल्थस के सिद्धांत की दो प्रमुख मान्यताएं हैं। जैसे जन्मदर मनुष्य की एक कार्मिक, जिसको बोलते हैं अपने जन्मदर मनुष्य की एक जो होती है कारिक क्षमता के अनुसार होती है, जीविकोपार्जन के अनुसार विशेषतः खाद्य सामग्री की जो अधिक जो समय तक वृद्धि नहीं हो पाती है, और आलोचकों के अनुसार यानी आलोचकों के विचार है वो दोनों मान्यताएं ये दोनों मान्यताएं खारिज करते हैं आलोचक की दोनों मान्यताएं गलत है। जन्मदर की विविध दो जो अन्य नियंत्रक उपाय से कम किया जा सकता है और जिसे स्वयं माल्थस ने भी माना था, और इस प्रकार जो कृषि पद्धति में सुधार करने के आदि जो प्रयोग हैं वो खाद्य उत्पादन में वृद्धि में भी संभव है। माल्थस के समय में विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। माल्थस के समय में विश्व की जो जनसंख्या थी टोटल है वो 1 अरब थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत तक, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 2 अरब से अधिक हो गई। कहने का मतलब मृत्यु दरें कम ही हो गई, मतलब मृत्यु दर तो कम हो गई, और परिणाम स्वरूप यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हो गई, और यूरोप में अन्य महाद्वीपों में भी जनसंख्या का प्रसार हुआ और नए क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, और पुराने क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। परिवहन के साधनों के विकास से खाद्य सामग्री के अभाव वाले क्षेत्रों में जो एक एडजस्टमेंट या विशेष उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में खाद्य सामग्री प्राप्त करना संभव हो गया, और माल्थस को जो पृथ्वी के संसाधनों तथा मानव की क्षमता का वास्तविक अनुमान उस समय नहीं था, अतः उसकी जो भविष्यवाणी है वो गलत सिद्ध हुई। उसके बाद में एक नया सिद्धांत आया था, नव माल्थस का सिद्धांत, जो 1948 में एक ओसबर्न नाम का विद्वान था। उन्होंने अपनी पुस्तक अवर पॉपुलेशन जो पीस है और पोस्ट की पुस्तक में अपने रॉयल रिसोर्ट के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसमें माल्थस के सिद्धांत का उदय हुआ था। इस प्रकार से इस सिद्धांत को नव माल्थस का सिद्धांत अपने अगले पार्ट 2 में करेंगे। आज अपन ने खाली माल्थस का सिद्धांत पढ़ा, इसमें जनसंख्या संसाधन एवं प्राविधिकी के सिद्धांत में जिन्होंने वाले मुख्य रूप से ज्यामितीय और अंकगणित का नाम होता है जनसंख्या और ज्यामितीय विधि से, जबकि जो उत्पादन के साधन है, जो जीविकोपार्जन के साधन है